नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई डरावनी कहानी हमें इतना डराती क्यों है? असल में इसके पीछे एक खास बनावट होती है, कुछ ऐसी चीजें जो सीधा हमारे दिल में डर बैठा देती है। आज हम एक ऐसी ही क्लासिक गांव की कहानी के रोंगटे खड़े कर देने वाले हर पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि ये हमें डराने में कामयाब कैसे होती है। तो कहानी शुरू होती है एक चेतावनी से। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना। हमारे हीरो शिवलाल को दुकानदार की ये चेतावनी भले ही मामूली लगे, पर असल में यहीं से आने वाले खतरे और रहस्य का जाल बुनना शुरू हो जाता है। चलिए पहले माहौल को समझते हैं। शिवलाल शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जा रहा है। एक बिल्कुल नॉर्मल रोजमर्रा का सफर। लेकिन हॉरर कहानियों में यही नॉर्मल सी दिखने वाली बात ही तो आगे आने वाले खौफ के लिए जमीन तैयार करती है। तो शिवलाल पहुंच गया है और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। पत्नी गौरी भी वहीं है, गांव वाले स्वागत कर रहे हैं। ये जो सुकून वाला सीन है ना, ये जानबूझकर बनाया गया है, क्योंकि जितनी गहरी शांति होगी उतना ही जोर का झटका लगेगा जब खौफ सामने आएगा। और अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। एक रहस्यमयी बरगद का पेड़। गांव वाले शिवलाल को बार बार घुमा फिराकर शाम के बाद बाहर रहने के खतरों के बारे में चेता रहे हैं। और ये पेड़ ही अब कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। तो सबसे पहले गौरी, शिवलाल की पत्नी, उसे बताती है कि गांव वालों को लगता है उस पेड़ में कुछ रहता है। लेकिन शिवलाल, ठहरा शहरी सोच वाला, वो इसे बस अंधविश्वास कहकर हंस के टाल देता है। और यहीं पर शुरू होता है तर्क और परंपरा का टकराव, जो अक्सर हॉरर कहानियों की जान होता है। अब देखिए, ये बात कितनी जरूरी है। उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 अलग अलग लोग चेतावनी देते हैं। पहले दुकानदार जगतराम काका, फिर उसकी अपनी पत्नी गौरी, और आखिर में उसके ससुर जी बाबा। और हर चेतावनी के साथ शिवलाल का यकीन और पक्का होता जाता है कि ये सब बकवास है। इससे एक गजब का ड्रामा बनता है, क्योंकि हमें पता है कि वो गलती कर रहा है, पर उसे नहीं। और फिर वो पल आता है जब शिवलाल एक लक्ष्मण रेखा पार कर देता है। वो जानबूझकर सबकी सलाह को नजरअंदाज करता है, एक दोस्त के घर देर तक रुकता है और फिर अंधेरा होने के बाद अकेले घर जाने का फैसला करता है। बस यहीं उसने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिख दी। चिंता मत करो काका, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। ये शब्द हैं शिवलाल के, जो साफ साफ उसके घमंड को दिखाते हैं। ये एक बयान उसे गांव वालों के उस गहरे डर के ठीक सामने खड़ा कर देता है, जिसे वो समझ नहीं पा रहा। हद तो तब हो जाती है जब उसे रात में रुकने के लिए कहा जाता है। एक लालटेन दी जाती है कि चलो अंधेरे में सहारा रहेगा, पर नहीं, वो मना कर देता है। वो जिद पर अड़ जाता है कि मैं तो अकेले ही जाऊंगा। अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आगे जो भी होगा वो उसके अपने ही फैसलों का नतीजा होगा। तो अब तक जो सस्पेंस बन रहा था वो फटने वाला है। अब कहानी सीधे खौफ के मोड़ पर आ गई है। शिवलाल की जिद का क्या नतीजा निकला, चलिए देखते हैं। आधी रात गौरी की आंख खुलती है और वो देखती है कि शिवलाल बिस्तर पर नहीं है, गायब है। सोचिए जरा, एक छोटा सा सवाल, शिवलाल कहाँ है और माहौल में कैसा डर घुल गया होगा। और फिर रसोई से कुछ अजीब खुरचने जैसी आवाजें आने लगती हैं। ये क्लासिक हॉरर ट्रिक है ना? घर की सबसे जानी पहचानी जगह को ही डर का सेंटर बना देना। ये आवाजें पूरे परिवार को नींद से खींचकर उस खौफ की तरफ ले जाती हैं जो दरवाजे के पीछे उनका इंतजार कर रहा है। और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो सामने जो नजारा है वो हैरान करने वाला है। देखिए, एक तरफ वो शिवलाल है जिसे परिवार जानता है, एक इज्जतदार शरीफ मेहमान, और दूसरी तरफ ये कोई जंगली राक्षस जैसी चीज है जो कच्चा मांस खा रही है, हड्डियों और खून से लथपथ। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस सीन को इतना डरावना बनाता है। और फिर वो बोलता है, लेकिन आवाज शिवलाल की नहीं लगती। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सब कुछ खा लिया, पर मेरी भूख नहीं मिटी, मुझे और चाहिए। ये कोई इंसानी भूख नहीं है, ये उस शैतानी ताकत की भूख है जो अब शिवलाल के अंदर है। तो अब परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचता। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। अब बुलाया जाता है गांव के ओझा धर्मू दादा को। वही हैं जो अब उस बुरी आत्मा का सामना कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ओझा कौन होता है। हमारे यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में ओझा का मतलब होता है कोई तांत्रिक या झाड़ फूक करने वाला।
जिसे ऐसी अलौकिक शक्तियों से निपटने के लिए बुलाया जाता है। तो इस कहानी में धर्मू दादा का रोल यही है। तो धर्मू दादा आते हैं, रसोई का दरवाजा खोलते हैं और सच सबके सामने आ जाता है। वो डरावनी आकृति, वो शिवलाल के बेसुध शरीर के ऊपर बैठी है। मतलब वो भूत शिवलाल नहीं है, बल्कि एक अलग शैतानी ताकत है, और शिवलाल तो बस उसका शिकार है, बेबस, बेहोश। धर्मो दादा बिना डरे सीधे उस आत्मा को ललकारते हैं, पूछते हैं, कौन है तू, यहाँ क्यों आया है? बस यहीं से अच्छाई और बुराई की असली लड़ाई शुरू होती है। शिवलाल की जिंदगी अब इसी लड़ाई पर टिकी है। और एक्शन शुरू होता है। धर्मो दादा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उस आत्मा की तरफ एक पवित्र चीज फेंकते हैं। ये अच्छाई और बुराई की वो सदियों पुरानी लड़ाई है जो अब इस छोटी सी रसोई में लड़ी जा रही है। पर वो आत्मा भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो पलटकर जवाब देती है, तू मुझे डरा नहीं सकता, मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। गौर करने वाली बात है ना? इस आत्मा का घमंड भी बिल्कुल शिवलाल के शुरुआती घमंड जैसा ही है, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है। और फिर आता है वो फाइनल मोमेंट। धर्मू दादा अपनी पूरी ताकत से आखिरी बार वो पवित्र चीज फेंकते हैं और पलक झपकते ही वो डरावनी आकृति धुएं की तरह गायब हो जाती है। भूत को निकाल दिया गया है, शिवलाल बच गया है। तो क्या सब ठीक हो गया? भूत तो चला गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब जो शांति है वो सुकून वाली नहीं, बल्कि एक अजीब सी असहज शांति है। तो खतरा टला क्यों नहीं? क्योंकि धर्मो दादा शिवलाल के लिए एक ताबीज तो बनाते हैं, पर साथ ही सलाह देते हैं कि इसे जितनी जल्दी हो सके गांव से दूर भेज दो। पूरे गांव में मुनादी करवा दी जाती है कि अंधेरा होने के बाद कोई घर से बाहर न निकले। और सबसे जरूरी बात, बुराई की जड़ यानी वो आत्मा खत्म नहीं हुई है, उसे सिर्फ भगाया गया है। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है। हाँ, भूत को शिवलाल के शरीर से निकाल दिया गया, लेकिन जब तक वो बरगद का पेड़ वहां खड़ा है, क्या वो गांव या कोई भी सच में कभी सुरक्षित हो सकता है? और यही सवाल इस कहानी को एक आम डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा बना देता है।